और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर देता ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय बी से बैंक प्रमोशन से मन से हमने बात कर रहे हैं IIFS का चैप्टर नंबर 6 से ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया के ऊपर पढ़ने वाले हैं। एक छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। यह हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं। एक जो होता है जो आपकी 6 महीने की वैलिडिटी होता है कोर्स, दूसरा जो होता है आपका लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए कोर्स होता है। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगी, केस स्टडी की वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रिवीजन नोट्स हो जाएंगे। कोई भी वर्क करिए, इंडियन इकोनॉमी करिए, प्रिंसिपल्स करिए, अकाउंटिंग करिए, रिटेल बैंकिंग करिए, सभी दाम 1000 रुपये हैं, सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये है। अगर आप कॉमो पे करते हैं तो इसका दाम यहाँ पे 2500 रुपये और इसका दाम यहाँ पे 4000 रुपये। अब आता है सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन सब क्या समझते हो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से हम लोग क्या समझते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली आप साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है दुनिया भर के देशों में, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ रहा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से। मतलब आपका देश कुछ बनाता होगा, मैन्युफैक्चर करता होगा, दूसरा देश कुछ खरीदता होगा। मान लीजिए भारत और अमेरिका के बीच में बात करें, भारत कुछ मैन्युफैक्चर किया तो अमेरिका के पास पैसा है तो अमेरिका ने भारत को पैसा दिया और वो खरीदा। अब ग्लोबलाइजेशन को हम यहाँ पर आसान भाषा में बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है, बहुत सारे देशों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। तो एक देश कोई सामान खरीदता है उससे कोई सामान बेचता है तो हो गया कि इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि ग्लोबलाइजेशन को हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है, राइज का मतलब कि इंक्रीज़ हो रहा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देशों के बीच में, ठीक है। ये कंसेप्ट अब जो समझ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को, आज का कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, ये एंशेंट ज़माने से कंसेप्ट है। अगर आप निकालने लगेंगे तो 18वीं सदी का ये कंसेप्ट है, ठीक है, 18th सेंचुरी का है। आप अगर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो वर्ल्ड वार 1, फिर आया वर्ल्ड वार 2। पहले मैं वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 की बात करता हूँ। नाम से समझ में आ रहा है कि लड़ाई हो गया दुनिया भर में, यानी दुनिया भर के देश इसमें शामिल हो गए। अमेरिका हो गया शामिल, यूरोप के तो ऑलमोस्ट सारे कंट्री शामिल हो गए, जर्मनी, जापान, आपका इटली, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये सारी कंट्रीज इसमें प्रेजेंस है। और भी जितनी कॉलोनी मतलब वो जो राज्यों पे या जिस देशों पे बाकी देश का कब्जा था, जैसे भारत पे कब्जा था अंग्रेज का, ठीक है। तो एग्जाम्पल है कि जो वर्ल्ड वार 1 हुआ, वर्ल्ड वार 2 हुआ, लड़ाई भले ही कुछ देश किए हों, भारत तो नहीं लड़ा, पर असर भारत पे भी दिखा उसका, ठीक है। असर भारत पे भी दिखा, चाहे जो भी कंट्री नहीं भी लड़ी हैं उस पर भी असर दिखा। चाहे आप उसको इकोनॉमिकली बोल लो, टेक्नोलॉजिकली बोल लो और किसी भी क्षेत्र में आप बोल लो, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा बाधा बन गया। सेम बात हम बोलेंगे यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन, ये आया था 1929 से लेकर 1930 के बीच में आया था ये, ठीक है। 1929 से 1930 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन। इसमें क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में क्रैश हो गया, अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, ठीक है। ऐसा सीवियर क्रैश आज तक ज़िंदगी में कभी भी नहीं आया था स्टॉक मार्केट अमेरिका का। इसकी वजह से क्या होगा, अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिर गया, या क्रैश कर, गिर नहीं है, क्रैश हो गया। इसका मतलब है मतलब नहीं, मारा मारी मच गया और इकोनॉमिकली अमेरिका चली गई आपका डिप्रेशन में, नॉट रिसेशन, डिप्रेशन में, ठीक है। या तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो आपका जो अगर अमेरिका में इतना बुरा असर आया, उसका साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखने लगे बाकी सारे देशों के ऊपर। जैसे मान लीजिए अमेरिका को सामान बनाता है, ठीक है, वो खरीदार कौन होंगे, यूरोप के कंट्री, बाकी देश होंगे, क्योंकि उसी के पास उस समय टेक्नोलॉजी था। तो नेचुरल सी बात है उसका असर सारी कंट्री पे दिखने लगा आपको, ठीक है। तो यही फोर्स्ड किया कि रिट्रीट करवाया आपको ग्लोबलाइजेशन से, और यहाँ पे कई तरह के बाधाएं क्रिएट हो गई, ठीक है, वर्ल्ड वार 1, ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वार 2 से। हालांकि अगर हम देखेंगे तो मिड 1980 के आसपास या 1985 के आसपास बोल लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम है OECD बनाया गया। क्या बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD बनाया गया, जो कि बहुत बाद में बहुत पॉपुलराइज भी हुआ, ठीक है, जो कि आगे चल के बहुत पॉपुलराइज हुआ। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम भाषा समझें, अगर हम इसे डिस्क्राइब किया जाता है, आप बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम प्यार से बोलते हैं WTO, क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या फिर प्यार से WTO बोलते हैं। इसका ये कहना है, डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं हो, अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो होगी गुड्स का और सर्विसेज का, कैपिटल का और लेबर फोर्सेस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बात करेंगे एक तरह का डेवलपमेंट है टूवर्ड्स अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लो हो रही है गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, लेबर फोर्सेस का, मतलब कोई बिना रोक टोक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे गुड्स का कर लो, सर्विसेज कर लो, कैपिटल कर लो, चाहे लेबर फोर्स से कर लो। ये कंसेप्ट जो हम समझ रहे हैं अभी, ये कंसेप्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। कब आया हमारे पास, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई तब हमारे पास ये आया,
1992 में आया। तो 1992 में क्या हुआ, हमारा देश ओपन इकोनॉमी हो गया, उससे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करता था। ठीक है, अब बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एडवोकेसी के ऊपर। तो यहाँ जो शब्द है आपको सुनने को मिलता है बार बार, ग्लोबलाइजेशन, ये रेफर करता है आपको क्या, इंक्रीज इंटरकनेक्टनेस हो गया, जो मैंने अभी बताया, वर्ल्ड की इकोनॉमी के बीच में इंटरकनेक्टनेस हो गया, कल्चर्स में हो गया, इनहेबिटेंट्स में हो गया। अब ये समझिए, कल्चर मतलब मान लीजिए कोई भारतीय चला जाता है अगर अमेरिका में, चाहे आपका यूके में, तो ऐसा नहीं कि वहाँ दिवाली नहीं मनता है, वहाँ होली नहीं मनता, वहाँ भी मनता है। अब ये लोग रहते हैं तो अपने साथ कल्चर भी ले गए, समझ में, इसको बोलते कल्चर। वहाँ भी मंदिर हैं, दोनों देशों में मंदिर हैं, तो क्या है, कल्चर ले गया। और इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट मतलब भारत का आदमी वहाँ जाके बस गया, अमेरिका में बस गया, यूके में बस गया। ये क्यों हुआ, ये होने का कारण क्या है, ये होने का कारण है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होने लगा, चाहे गुड्स में हो, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट में हो, पीपल में हो या नॉलेज में हो। तो इसका वजह क्या है कि आप ये बोल सकते हैं जो ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे हुआ, इंटरकनेक्टेड हुआ वर्ल्ड की इकोनॉमी का, कल्चर का, इनहेबिटेंट का। और इसका कारण क्या था, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो गया, गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट का, पीपल का, नॉलेज का। यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है हमें नेशन से, जो कि किसी भी साइज को, छोटा हो बड़ा हो, जिसकी लोकेशन जो है कंट्रीज़ में हम जब बात करेंगे, जब वो ग्लोबलाइज हुआ, ठीक है, तो उनके नागरिक को बहुत बेनिफिट मिला एक्सपोजर के, क्रॉस जो बॉर्डर का, रेंज ऑफ गुड्स का, सर्विसेज का, सस्ते दाम पे सामान मिलने लगा, मोर और बेटर पेइंग एम्प्लॉयमेंट मिल गया, इम्प्रूव्ड हेल्थ हो गया, और हायर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड बन गया। तो आप ये बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से जितने भी देश थे, नेशन थे, उन चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उनको बहुत बेनिफिट मिला। और साथ ही साथ कंट्रीज जो हैं वो ग्लोबलाइज हुई और उनके सिटीजन को बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला, ब्रॉडर रेंज ऑफ गुड्स का और सर्विसेज का। साथ ही साथ यहाँ पे रिड्यूस्ड सामान भी दाम भी कम हो गया, और यहाँ पे ज़्यादा बेटर पेइंग एम्प्लॉयमेंट मिला, इम्प्रूव्ड हेल्थ हो गया, हायर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड भी हो गया आपका। ठीक है, ये सारी बेनिफिट मिलेगी। नेचुरल सी बात है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आपको दिखेगा हर चीज़ों में, सस्ता दाम हो जाएगा, आसानी से सामान आपको मिलने लग गया, इवन बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको एम्प्लॉयमेंट का, हेल्थ कंडीशन बढ़िया हो गया, और लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर हो गया, या बोल सकते हैं हायर लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। उसी के साथ आपका आया इन्वेस्टमेंट आया, प्रोलिफरेशन हुई टेक्नोलॉजी में, रोबस्ट इंस्टीट्यूशन बने, और इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, और एजुकेटेड वर्कफोर्स, और प्रेजेंस हुआ मार्केट इकोनॉमी का। ये सारे कुछ रीजन थे ग्लोबलाइजेशन का वाइडर एक्सेप्टेंस के लिए। तो हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन को क्यों दुनिया भर में इसका एक्सेप्टेंस मिला। एक्सेप्टेंस इसलिए मिला कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों को इन्वेस्टमेंट आने लगा देशों में, टेक्नोलॉजी आने लगी, रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस खड़े हो गए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी। मैक्रो इकोनॉमिक काफ़ी बड़ी पॉलिसी थी, जैसे एक कंट्री की पॉलिसी दूसरी कंट्री को जो अफेक्ट करती है। जैसे मान लेते हैं अभी सारी दुनिया आपकी बोल रही ग्रीन हाउस गैस को, इमिशन को कट करने की बात करें, यानी CO2 को कट करने की बात करें, सारे देश कर रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया अमेरिका कर रहा है। ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। फिर हो गया एडुकेटेड वर्कफोर्स, हो गया पढ़े लिखे लोग हैं तो बहुत आसानी से नौकरी ले सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं, मान लीजिए हो सकता है सस्ते में लेबर मिल जाए। प्रेजेंस हो गया मार्केट इकोनॉमी का। ये सब कारण है ग्लोबलाइजेशन का वाइडर एक्सेप्टेंस के लिए। यहाँ एक फ्रेज है जो कि यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए जो मूवमेंट हुआ पीपल का या लेबर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। तो हम ये भी बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का जो फेज बहुत आसानी से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि मूवमेंट ऑफ पीपल यानी आदमी, एम्प्लॉय, प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। ग्लोबलाइजेशन जो है उसका बहुत लार्जर कल्चरल और पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन है। नेचुरल से ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही बड़ा कल्चरल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन है। हम बात करें ग्लोबलाइजेशन का इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है भारत, तो हम उसके ऊपर समझ रहे हैं। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है, तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए हमारे भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर और कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया तो हमारे देश का इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुआ, प्रोडक्शन का बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर सब चेंज हुए। ग्लोबलाइजेशन आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया कल्चर के ऊपर, कल्चर के ऊपर भी साथ साथ बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इसने क्रिएट किया। एंट्री और एक्सपेंशन की हम बात करेंगे, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी एंट्री और एक्सपेंशन बहुत सारे एरिया में प्रोपेल किया, भारत की इकोनॉमी की डेवलपमेंट हुई और फर्दर। तो बोल सकते हैं जो एंट्री हुआ, एक्सपेंशन हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटर किया और एक्सपेंशन किया, बढ़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने दिया और उसको बढ़ावा मिला फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, तो इससे बहुत सारा कई सारा इकोनॉमिक जो है हमारा डेवलपमेंट प्रोपेल हुआ और ज़्यादा। अब बात करेंगे 1991 में जो रिफॉर्म आया उसके बाद से
जो हमारे देश का एवरेज ग्रोथ रेट था इंडियन इकोनॉमी का, वो बहुत हाइयर में चला गया देन प्रायर डिकेड से। एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर रिगार्ड किया गया एज ग्रोथ इंजन, एक्सपोर्ट्स क्या माना गया, ग्रोथ इंजन। और कई सारे नए टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट किए गए जो कि बूस्ट किया आपका प्रोडक्टिविटी को लंबे टर्म में। अगर हम बात करेंगे जो इफेक्ट से ग्लोबलाइजेशन का, जो कि इंक्लूड करता है इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम, तो इफेक्ट क्या ग्लोबलाइजेशन का, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, बेटर आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई और ज़्यादा ऑप्शंस आ गए कस्टमर्स के पास। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने यहाँ ओपन अप किया है नए ऑप्शंस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए भी। ठीक है, अब हमारे पास जीआईबी का यहाँ पे आप देखेंगे दो तरह का कोर्स है, एक 6 महीने की वैलिडिटी का, दूसरा है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स है। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्स मिल जाएगा, केस स्टडी वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। कोई भी प्रकार इंडियन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग, रिटेल बैंकिंग सभी के दाम यहाँ पे आपके 1000 रुपये हैं। ठीक है, सभी दाम क्या 1000 रुपये हैं, यहाँ सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये। ठीक है, कॉम्बो पे करेंगे तो इसका दाम 2500 रुपये, इसका दाम यहाँ पे 4000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jbsabstudio.com, email एड्रेस 6 सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।